हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना चैनल पजलिंग फिजिक्स। कैसे हो आप सब? होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऐसे ही स्वस्थ रहिए। और हाँ, हम जो बीएससी के वीडियोस देख रहे थे, हम जो बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे फिजिक्स की, उसमें हमने एक यूनिट खत्म कर दिया था जिसमें हमने पढ़ा था केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, कैपिटल जी स्मॉल जी, उनके रिलेशंस एंड सो ऑन। और वो सब देखने के बाद हम अब न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बिना टाइम गवाए चलिए देखते हैं ना यार इसमें क्या है। तो दोस्तों, सिंपल हार्मोनिक मोशन इस यूनिट में हमारा पहला जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यार, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब क्या है? वैसे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऑसिलेटिंग मोशन होती है जो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करती है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें लीनियर वर्ड जब इंट्रोड्यूस हुआ तो आप जैसे देख सकते हैं डेफिनेशन में ही, इट इज द मोशन इन विच बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो। गाइस, सीधी बात है, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे मूव करना। ठीक है, तो टू एंड फ्रो मूव करना यहाँ तक तो ठीक है, जैसे कि ऑसिलेशन भी होता है, लेकिन फिर इसमें लीनियर क्या खास बात है? तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे ये सारे जो मोशन है, ये अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ही ये मोशन होगी। इसीलिए लीनियर में क्या दिख रहा है आपको? लाइन। एक लाइन के अलोंग जो मोशन होगी वो है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इट्स द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ ऑल द टर्म्स। एंड नीचे दिया है कि इट इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेशन। तो जो डिफरेंट टाइप्स के ऑसिलेशन होते हैं जिसके बारे में हम डेफिनेटली इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि डैम्प्ड ऑसिलेशन भी सुना है आपने, या फिर सिंपल ऑसिलेशंस भी होते हैं। तो देखेंगे हम कि यूनिट में क्या क्या है आगे। बट जो सिंपलेस्ट टाइप का ऑसिलेशन है वो है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में इन जनरल हम जो बुक्स में एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं वो है स्प्रिंग मास सिस्टम। जैसे कहीं पे एक स्प्रिंग लगाई है और उससे हमने एक मास अटैच कर दिया जिसे हम एम नाम दे देते हैं। कोई भी मास हो सकता है इस बॉडी का, एक बॉडी हमने अटैच कर दी है। तो जो स्प्रिंग मास सिस्टम है ये एक बेसिक एग्जांपल है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इस मास को इस साइड में खींच दें तो वो फिर से वापस चला जाएगा, तो उसकी जो ओवरऑल मोशन है, या फिर खींचते नहीं यार, चलो इसे एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। तो कलेक्ट करने के बाद भी जब हम इसे छोड़ देंगे फिर से मास ऐसे ऊपर नीचे तो नहीं जाएगा ना यार, कि ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया फिर ऊपर चला गया, ऐसे ऐसे वो मोशन नहीं करेगा, वो मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन में। तो इसीलिए इसे कहा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब सिर्फ एक ही एग्जांपल है दुनिया में इस मोशन का? नहीं भाई, बहुत सारे एग्जांपल है। अब जो पार्टिकल्स की मोशन होती है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बोलो या फिर डिफरेंट पार्टिकल्स की, अगर वो पार्टिकल्स बस ऐसे ही मूव कर रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ इस टाइप से मूव कर रहे हैं, आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, तो ये भी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल है। अब और एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि कोई अगर बॉडी सेमी सर्क्यूलर पाथ में मूव कर रही है, मतलब कि सपोज टू बी, आप ये किसी बॉडी की पाथ पकड़ लीजिए, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसे पूंछ कनेक्ट कर देते हैं सो कॉल्ड। और अगर हम उस पूंछ को देखिए कि उसकी मोशन कैसी है, तो वो कुछ इस टाइप से होगी। मतलब जैसे ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है आगे, तो उसकी पूंछ इस तरह से मोशन करेगी। ठीक है, तो वो कैसे होगी? एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी। और इसका एग्जांपल, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, मैंने एक बार देखा था बस में, कि वो जो वाइपर होते हैं ना, रेनी सीजन में हम लोग देखते हैं कि बस या फिर कार की कांच साफ करने के लिए होते हैं। तो मैंने कार को तो कभी नोटिस नहीं किया। यूजी के टाइम में मैं बस से ट्रेवल करती थी मेरे कॉलेज के लिए। उस टाइम में मैंने एक दिन नोटिस किया था कि वो जो नीचे की स्ट्रिप होती है ना गाइस, वो सिर्फ आगे पीछे होती है, वो कभी गोल गोल नहीं घूमती। और आपका जो वाइपर होता है वो कुछ इस तरह से घूमता है। तो वो स्ट्रिप क्या करती है ना, कि इसे आगे पुश करती है फिर से पीछे ले जाती है, इस तरह से मोशन होती है। और वो आपका जो वाइपर है वो इस तरह से काम करता है। तो ये जो नीचे की स्ट्रिप वाली मोशन थी, वो जो बोल्ट की मोशन थी जिससे ये अटैच था सपोज टू बी, तो वो जो बोल्ट की मोशन थी ना, वो भी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन थी। सो अगर आपको और कोई ऐसा एग्जाम्पल याद आता है जो आपने कहीं देखा है, या फिर वीडियो देखने के बाद अगर आपने कहीं ये चीज नोटिस की है, तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम हमारे साइंस को रियल लाइफ में और ज्यादा अच्छे से देख सके। ओके, तो ये तो हो गए सारे एग्जाम्पल्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के। अब ऐसी मोशन में अगर हमें कोई इक्वेशन बनाना है ऐसी मोशंस का, तो हमें कौन से पैरामीटर ध्यान में लेने चाहिए? तो कोई भी एक मोशन पकड़ लेते, इनको चलिए छोड़िए, खैर ये जो हमारी कॉमनली हम यूज करते हैं इसे ही पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या पैरामीटर्स मिलते हैं? एक तो है मास, एक तो होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। अब बॉडी उसकी पोजीशन चेंज कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो डेफिनेटली होनी है, तो हम डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं एक्स से।
शायद आपको नहीं दिख रहा है। चलिए मैं इसे थोड़ा इरेज कर देती हूँ, फिर हम बॉडी ड्रॉ करके फिर से करते हैं। तो दोस्तों इस मोशन में ना हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो इस बॉडी का मास जो बॉडी हम कंसिडर कर रहे हैं, दूसरा ये कितनी डिस्प्लेस होती है मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा हम देख सकते हैं कि इसमें और क्या एक्ट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ एक फोर्स भी एक्ट होता है, जैसे आप खींच रहे हो तो वो खुद के लिए एक फोर्स लगाएगा ना वापस खुद की ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए, तो वो फोर्स भी एक्ट होता है। ठीक है, अब देखो इसका हमें इक्वेशन बनाना है, तो मास तो कोई चेंज हो नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट हर टाइम चेंज होंगे कि आप यहाँ तक खींचते हो, यहाँ तक खींचते हो, यहाँ तक खींचते हो, या खींच खींच के तोड़ ही देते हो स्प्रिंग को। ठीक है, फिर मोशन ही बदल जाएगी, मतलब आपकी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बचेगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हर टाइम पे चेंज होगी, उस हिसाब से उस हिसाब से हर टाइम फोर्स भी चेंज होगा। जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि आप देखो ना, आप अगर रबर बैंड से खेलते हो, आपके भाई बहन के साथ कभी खेला है बचपन में कि जितना ज्यादा रबर बैंड खींचते हो और छोड़ते हो उतनी जोर से लगती है, उंगली पकड़ के खेला होगा आपने अपने फ्रेंड की, बहन भाई की, वॉटेवर। तो ये आपको समझ गया कि आप जितना ज्यादा डिस्प्लेस करोगे उतना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आगे की बात। अब हाँ ठीक है, चलिए ऐसे भी कंसिडर करते हैं। तो फोर्स को हम क्या कहते हैं, और मास चेंज नहीं हो रहा है तो मास कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट चीजों को हम अभी इक्वेशन में इंक्लूड नहीं करते। तो हमारे पास है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो गाइस कि आपने आपके फ्रेंड को धक्का दे दिया, सपोज टू बी, देना मत क्योंकि हाँ वो क्यों ये बाद में बताऊंगी मैं। ठीक है, तो आपने आपके फ्रेंड को धक्का दे दिया, तो वो जिस डायरेक्शन में आपने धक्का दिया उसी डायरेक्शन में गिरेगा या आपकी तरफ आके गिरेगा? जी नहीं, आपको भी पता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में धक्का दिया है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इनकी डायरेक्शन सेम होती है। लेकिन स्प्रिंग के केस में क्या हो रहा है, आपने इधर खींचा तो स्प्रिंग खुद से किधर डिस्प्लेस हो रही, आपका फ्रेंड खुद से ही गिरा था ना दूसरी साइड में। ठीक है ना, तो अगर आपने इधर खींचा है, आपने डिस्प्लेसमेंट इधर लगाई तो स्प्रिंग उधर जाएगी, आपने अगर इधर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो स्प्रिंग इधर जाएगी। मतलब स्प्रिंग को कौन सा फोर्स फील हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट साइड वाला। तो हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम में, ऐसे सिस्टम्स में जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दैट्स वाई हम क्या लिखते हैं, पहले तो हम इसे इक्वल के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना हो तो इक्वल लगाने के लिए हमें कोई तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है। तो हम क्या करेंगे, F इक्वल्स टू के एक्स, तो के हम फोर्स कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट है बस एक। और अभी अभी हमने देखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, ये तो हो गया इस मोशन का इक्वेशन। हाँ, मैंने कहा था कि फ्रेंड को धक्का मत देना, क्योंकि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने के लिए ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ आप अगर एक्शन करोगे तो रिएक्शन हो जाएगी और वो भी आपको धक्का देगा या चाटा मार देगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ काम मत करिए, अच्छे से फिजिक्स पढ़िए यार। तो ये तो हो गया कि क्या होता है इक्वेशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, तो ये बस सिंपल इक्वेशन हो गया, लेकिन हमें फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे पहले ये जो फोर्स है ना गाइज, ये क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो बॉडी है ये खुद के पोजीशन पे वापस आ सकते हो। इस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। जो बॉडी की ओरिजिनल पोजीशन, जो ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर करने में हेल्प करे उसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन देते वक्त हम कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इज द फोर्स दैट ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन इसलिए कहा है कि इसे कहीं भी ले जाके छोड़ दो यहीं पे आएगा। हाँ, एक लिमिट में ही, जैसे मैंने कहा था कि स्प्रिंग तोड़ना मत, तो एक लिमिट में ही आप अगर इसे कहीं भी ले जाके छोड़ दो तो यहीं पे आके रुकेगा। तो ये हो गई इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए ट्राई कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो ये सारा तामझाम आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। अब हम क्या करते हैं, अब हम ट्राई करते हैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ढूंढना। वेट, उससे पहले हम थोड़ी कुछ और चेंजेस कर सकते हैं इस इक्वेशन में। जैसे कि हमें पता है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो हमने ढूंढ लिया। अब हमें ये भी पता है कि F इक्वल्स टू एम ए होता है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं माइनस के एक्स इक्वल्स टू एम ए। ठीक, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन के लिए लिख सकते हैं a इक्वल्स टू माइनस के एक्स अपॉन एम। अब माइनस के एक्स अपॉन एम में k बाय एम होता है ओमेगा स्क्वायर,
ये कहाँ से आए आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि हमने ये कहीं तो पढ़ा है, लेकिन अब मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि ये पहली बार कहाँ पे पढ़ा था कि के अपॉन एम इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर होता है, या फिर ओमेगा स्क्वायर नहीं पढ़ा था हमने पढ़ा था ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। अब ये 11th या 12th की बुक में कहाँ पे है ये ढूंढने की जिम्मेदारी पूरी आपकी है, ठीक है। तो यहां से अगर हम स्क्वायर रूट को हटा दे तो हमें मिलता है ओमेगा स्क्वायर, इसीलिए हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ पर के हमने ऑलरेडी कांस्टेंट कहा है, एम भी हमें पता है कि मास में कोई चेंज नहीं होने वाला, यहाँ पर स्मॉल एम कर दीजिए अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो, ठीक है। तो मास में भी कोई चेंज होने नहीं वाला। ऑब्वियस है अगर के अपॉन एम कांस्टेंट है तो ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट होने वाला है। और ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे मोशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है और अल्टीमेटली एक्सेलरेशन भी एक्स पे मतलब कि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, 2 मिनट का काम है, हम तुरंत देख लेते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और हमारे पास एक ही बेसिक इक्वेशन है या फिर 2 कह सकते हैं, तो वही से हमें सारी चीजें उठानी है। तो एक सबसे जरूरी बेसिक इक्वेशन हमारे पास था f इक्वल्स टू माइनस के एक्स, सॉरी अगेन, और दूसरा था f इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए के एक्स इक्वल्स टू एम ए ये हमने पहले ही लिखा है, तो फिर से बस वही यूज करते हैं और कुछ बड़ी बात तो है नहीं। एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है। हमें बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये चीजें बहुत बेसिक थी जो हमने अभी पढ़ी है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आप मुझे बताइए कि इसमें ऑलरेडी कुछ तो भी डिफरेंशियल है ना यार, तो हमें कुछ जेब से निकाल के डालने की जरूरत नहीं है। हम इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स। बस इसे सिंपली एक साइड में कर दो, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। एम भूल गई हूँ, सॉरी, एम डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0। ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है आपको, हमें ना हर चीज में होता है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो मुझे भी एक क्वेश्चन आया था कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन ही क्यों लेते हैं, हमने ऐसे क्यों नहीं सोचा कि हम इंटीग्रल इक्वेशन ले ले, कुछ तो रीजन होगा। तो रीजन है, हर चीज को रीजन होता है, इसे भी रीजन है लेकिन वो आपको बताना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो बनने तक या फिर मेरे अपलोड होने तक आप कमेंट्स में प्लीज ये बताइए और औरों को भी पता चलने दीजिए। देखते हैं हम कितने सही पहुंचते हैं आंसर तक, कितने सही आंसर तक पहुंचते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इनकरेज कीजिए ताकि मैं फटाफट और वीडियोस बना सकूं। और हाँ, सबसे जरूरी अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर, थैंक यू।